नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी नेस्ट 1993 में। आज हम आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जो भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे विवादित लेकिन सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक इंदिरा गांधी पर आधारित है। किताब का नाम है इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, और इसकी लेखिका हैं सागोरिका घोष। ये किताब सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, एक बेटी, फिर पत्नी, फिर दुर्गा बनकर उभरती उस महिला की जिसने इमरजेंसी, युद्ध, आपातकाल और खुद की हत्या तक का सामना किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक संकोची लड़की इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू भारत की सबसे विवादित प्रधानमंत्री बनी, बांग्लादेश युद्ध और नीलम नदी के उस ऐतिहासिक फैसले ने उनकी छवि कैसे बदल दी, आपातकाल के काले अध्याय से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 की दुखद घटना तक आखिर क्या थी उनकी सोच। अगर आपको भारतीय राजनीति, शक्ति संघर्ष और एक महिला नेता के उत्थान और पतन की असली कहानी जाननी है तो ये किताब आपके लिए जरूरी है। तो बिना देर किए जुड़े रहिए स्टोरी नेस्ट 1993 के साथ। आइए खोलते हैं इंदिरा गांधी के उस मुकम्मल सफर के पन्ने। भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, लेखिका सागोरिका घोष। दुर्गा के रूप में इंदिरा। भारत जैसे विशाल देश में जब कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है तो ये आसान बात नहीं होती, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये कर दिखाया। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बनी, बल्कि भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनी। उनके सामने पुरुष नेता भी घुटने टेक देते थे, विदेशी ताकतें उनसे डरती थीं, गरीब उन्हें मां मानते थे और विपक्ष उन्हें तूफान समझता था। इंदिरा गांधी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो पहले से ही देश की सेवा कर रहा था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन इंदिरा ने अपनी पहचान खुद बनाई। वो किसी की छाया नहीं बनकर रहीं। उन्होंने दिखा दिया कि एक महिला भी उतनी ही ताकतवर हो सकती है जितना कोई पुरुष। जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो इंदिरा ने सेना को निर्देश दिए। उन्होंने खुद रणनीति बनाई और जब भारत ने जीत हासिल की तो पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने उन्हें दुर्गा कहा, क्योंकि जैसे दुर्गा मां राक्षसों का वध करती हैं, वैसे ही इंदिरा ने दुश्मनों को मात दी। लेकिन हर ताकत के साथ एक कमजोरी भी आती है। इंदिरा ने 1975 में आपातकाल लगा दिया। ये उनके जीवन का सबसे काला अध्याय था। प्रेस को बंद कर दिया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लोगों की नसबंदी करवाई गई। ये वो समय था जब लोगों ने इंदिरा को तानाशाह कहा। फिर भी इंदिरा वापस आई। 1980 में वो फिर से प्रधानमंत्री बनी, ये दिखाने के लिए कि वो हार मानने वाली नहीं है। वो लोहे की औरत थी। 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। ये भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन था। एक तरफ जहां उन्हें प्यार मिला, वहीं नफरत भी मिली। इस किताब में हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी कैसे उठीं, कैसे गिरीं और फिर कैसे उठ खड़ी हुईं। ये सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है, बल्कि एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी और एक दुर्गा की कहानी है, जो देश के लिए जीती और देश के लिए ही मरी। बचपन और विरासत, नेहरू परिवार की छाया। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज के आनंद भवन में एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू। उसके पिता थे जवाहरलाल नेहरू और माँ थीं कमला नेहरू। ये परिवार साधारण नहीं था, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। इंदिरा का बचपन बहुत अकेला था। उनके पिता अक्सर जेल में रहते थे, माँ बीमार रहती थीं, घर पर कोई उनके साथ खेलने वाला नहीं था। लेकिन उनके घर बड़े बड़े नेता आते थे, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस। ये सब इंदिरा को गोद में उठाते थे। उन्हें राजनीति की बातें सुनने की आदत थी। जब इंदिरा महज 12 साल की थीं, उन्होंने वानर सेना बनाई। ये बच्चों का एक समूह था जो कांग्रेस के झंडे बनाता था, जुलूस निकालता था और अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाता था। इंदिरा खुद उस सेना की सेनापति थीं। वो बच्चों को संबोधित करती थीं और उन्हें देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती थीं। एक बार उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। उन्होंने इंदिरा को एक लंबी चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने दुनिया के इतिहास के बारे में लिखा था। इंदिरा ने उन चिट्ठियों को बहुत ध्यान से पढ़ा। बाद में वही चिट्ठियां किताब के रूप में छपीं, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। इंदिरा को शांति निकेतन भेजा गया। वहां रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया। लेकिन वहां का शांत वातावरण इंदिरा को रास नहीं आया। वो खून खौलाने वाली राजनीति की बेटी थीं। वो एक बार फिर इलाहाबाद लौट आईं। फिर वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पढ़ने गईं, लेकिन वहां भी मन नहीं लगा। उनकी माँ कमला बीमार थीं। इंदिरा बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भारत लौट आईं। कुछ ही समय बाद
उनकी मां की मृत्यु हो गई। ये इंदिरा के जीवन का बहुत बड़ा धक्का था। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज एक पारसी युवक थे। वो इंदिरा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन नेहरू परिवार को ये रिश्ता पसंद नहीं था। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया, लेकिन इंदिरा अपनी जिद पर अड़ी रहीं। उन्होंने कहा, अगर मैं फिरोज से शादी नहीं कर सकती तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। आखिरकार 1942 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से 2 बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। इंदिरा का बचपन उन्हें अकेला, मजबूत और धैर्यवान बनाकर बड़ा हुआ। उन्होंने जेलों को अंदर से देखा, उन्होंने भूख को देखा, उन्होंने मौत को देखा। यही वो सबक थे जिन्होंने उन्हें लोहे की औरत बनाया। युवा इंदिरा, संघर्ष और शादी। जब इंदिरा युवा हुई तो देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नेहरू जी जेल में थे। इंदिरा और फिरोज ने भूमिगत होकर काम किया। वो लोगों को संदेश पहुंचाते थे, पर्चे बांटते थे और आंदोलन को जिंदा रखते थे। लेकिन इस दौरान उनके पति फिरोज गांधी भी गिरफ्तार हो गए। इंदिरा अकेली रह गईं। वो एक बार फिर अकेलेपन से जूझ रही थीं। उन्होंने खुद को काम में लगा दिया। वो कांग्रेस की एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गईं। 1947 में देश आजाद हुआ। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। अब इंदिरा के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो सिर्फ प्रधानमंत्री की बेटी बनकर रहेंगी या कुछ और करेंगी? नेहरू जी ने इंदिरा को अपनी सहायक बना लिया। वो उनके साथ विदेश यात्राओं पर जाती थीं, विदेशी मेहमानों का स्वागत करती थीं और घरेलू राजनीति पर नजर रखती थीं। आलोचक कहते थे, देखो, प्रधानमंत्री की बेटी सत्ता का स्वाद ले रही है। लेकिन इंदिरा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। 1950 के दशक में फिरोज गांधी सांसद बने। वो बहुत मुखर और ईमानदार नेता थे। उन्होंने कई भ्रष्टाचार के मामले उठाए। एक बार तो उन्होंने सरकार के खिलाफ ही बात कर दी। इससे नेहरू जी और इंदिरा के बीच तनाव पैदा हुआ। इंदिरा और फिरोज के रिश्ते में भी दरार आ गई। लेकिन इससे पहले कि रिश्ते और बिगड़ते, फिरोज की तबीयत खराब हो गई। 1960 में दिल का दौरा पड़ने से फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। इंदिरा टूट गईं। वो कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सोचा, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है और देश के लिए काम करना है। इस दौरान इंदिरा कांग्रेस की कार्यकारिणी की सदस्य बन गईं। वो चुपचाप काम कर रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो सत्ता के लिए तैयार हो रही थीं। उन्होंने देखा कि कैसे कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चलती है, कैसे सिंडिकेट नाम का गुट पूरी पार्टी को चलाता है। उन्होंने सीखा, राजनीति में चुप रहना भी एक हथियार होता है। 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया। इंदिरा ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन अब वो अकेली नहीं थीं। वो एक अनुभवी राजनेता बन चुकी थीं। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद संभाला। उन्होंने इंदिरा को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया। ये इंदिरा का पहला सरकारी पद था और उन्होंने इस पद पर बहुत अच्छा काम किया। शास्त्री जी के अचानक निधन के बाद कांग्रेस के सामने सवाल था, अगला प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई एक मजबूत दावेदार थे, लेकिन कई नेता उन्हें पसंद नहीं करते थे। तब कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने एक फॉर्मूला निकाला, गुप्त मतदान। इंदिरा ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये उनके जीवन का वो मोड़ था जब वो सिर्फ नेहरू की बेटी नहीं रहीं, बल्कि इंदिरा गांधी बन गईं। सत्ता के किनारे प्रधानमंत्री बनने की तैयारी। जब इंदिरा ने 1966 में प्रधानमंत्री पद संभाला तो देश बहुत बुरी हालत में था। अकाल पड़ा हुआ था, लोगों को खाने को अनाज नहीं मिल रहा था। अमेरिका ने कहा कि वो गेहूं नहीं देगा जब तक भारत अपनी नीतियां नहीं बदलता। रुपए की कीमत गिर रही थी। पड़ोस में पाकिस्तान दुश्मनी पर उतारू था। इंदिरा ने एक बहुत बड़ा जोखिम लिया। उन्होंने रुपए का अवमूल्यन कर दिया। इसका मतलब था कि डॉलर के मुकाबले रुपया सस्ता हो गया। अर्थशास्त्रियों ने इस कदम की तारीफ की, लेकिन आम जनता को महंगाई झेलनी पड़ी। चीनी, तेल, दाल, सबकी कीमतें बढ़ गईं। विपक्ष ने हमला बोल दिया। मोरारजी देसाई, जो उनसे हार गए थे, हर दिन संसद में उनकी आलोचना करते थे। वो कहते थे, ये महिला देश को बर्बाद कर रही है। लेकिन इंदिरा ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप काम करती रहीं। 1967 में चुनाव हुए। कांग्रेस को बहुमत तो मिल गया, लेकिन पहले जितना मजबूत नहीं था। कई राज्यों में कांग्रेस हार गई। इंदिरा समझ गईं कि अब पुराने तरीकों से देश नहीं चलेगा, उन्हें कुछ नया करना होगा। तभी 1969 में इंदिरा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी निजी बैंकों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इसका मकसद था गरीब किसानों और मजदूरों को कर्ज मिले, न कि सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को। ये कदम इतना बड़ा था कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। उद्योगपति चिल्ला उठे। मोरारजी देसाई, जो तब वित्त मंत्री थे, ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के पुराने नेताओं का एक समूह, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, ने इंदिरा को हटाने की साजिश रची। सिंडिकेट ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना
उम्मीदवार उतारा, नीरज मां। इंदिरा ने इसके खिलाफ वीवी गिरी को समर्थन दिया। ये एक तरह का युद्ध था। इंदिरा ने पूरे देश का दौरा किया। उन्होंने लोगों से अपील की, मुझे समर्थन दो, मैं गरीबों की आवाज हूँ। नतीजा, गिरी जीत गए, सिंडिकेट हार गया और कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई। एक तरफ इंदिरा की कांग्रेस आर और दूसरी तरफ सिंडिकेट की कांग्रेस ओ। ये इंदिरा की पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ नेहरू की बेटी नहीं है, बल्कि एक दमदार नेता हैं जो अकेले ही पूरे गुट को मात दे सकती हैं। 1971 का चुनाव, गरीबी हटाओ का जादू। 1971 में आम चुनाव हुए। इंदिरा ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इतने दमदार कि पूरे देश में गूंज गए। ये नारा इंदिरा ने खुद सोचा था। उन्होंने समझा कि गरीबों की ताकत ही उन्हें सत्ता में ला सकती है। चुनाव से पहले इंदिरा ने पूरे देश का दौरा किया। वो गांव-गांव गईं, झोपड़ियों में गईं। उनसे मिलने के लिए लोग मीलों पैदल चलकर आते थे। महिलाएं उनके पैर छूती थीं। किसान उन्हें अनाज के ढेर दिखाते थे। इंदिरा ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी बेटी हूं, मैं तुम्हारी दीदी हूं, मैं तुम्हारी गरीबी दूर करूंगी। विपक्ष ने इंदिरा पर हमले किए, कहा ये झूठ बोल रही हैं, लेकिन जनता को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इंदिरा पर भरोसा किया। चुनाव का नतीजा आया तो सब चौंक गए। कांग्रेस को 352 सीटें मिली, यानी पूर्ण बहुमत। विपक्ष बुरी तरह हार गया। इंदिरा खुद रायबरेली से भारी मतों से जीती। ये इंदिरा की सबसे बड़ी चुनावी जीत थी। लोगों ने उन्हें मौका दिया था। अब इंदिरा को दिखाना था कि वो क्या कर सकती हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी, पूर्वी पाकिस्तान में खूनी संघर्ष। इंदिरा को पता था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वहां की सेना अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही है। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों शरणार्थी भारत की ओर भाग रहे थे। इंदिरा ने महसूस किया कि अब ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का सवाल है। लेकिन उन्होंने अभी युद्ध नहीं छेड़ा। उन्होंने पहले दुनिया को बताने की कोशिश की। वो अमेरिका गईं, रूस गईं, इंग्लैंड गईं। उन्होंने सबको बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन दुनिया ने उनकी बात नहीं सुनी। अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। तब इंदिरा ने फैसला किया। उन्होंने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। और फिर वो दिन आया, 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। अब युद्ध तय था। इंदिरा ने संसद में कहा, हमने कोई युद्ध नहीं चाहा था, युद्ध हम पर थोपा गया है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये इंदिरा के जीवन का वो मोड़ था जब वो एक नेता से कमांडर में बदल गईं। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश का जन्म। 3 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया। इंदिरा तुरंत अपने कमांड सेंटर में पहुंच गईं। उन्होंने सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। भारतीय सेना ने 2 मोर्चों पर हमला कर दिया, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन असली जंग पूर्व में थी। वहां भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी यानी बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर हमला किया। इंदिरा ने सेना को साफ निर्देश दिया, जितनी जल्दी हो सके ढाका पर कब्जा करो। ये युद्ध बहुत तेजी से लड़ा गया। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। हवाई हमले किए गए। नौसेना ने पाकिस्तानी बंदरगाहों को बंद कर दिया। 13 दिनों के भीतर भारतीय सेना ढाका के बाहर खड़ी थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। उस दिन दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। इंदिरा ने संसद में आकर कहा, ये हमारी जीत नहीं है, ये इंसानियत की जीत है। लेकिन इस जीत के साथ एक बड़ी समस्या थी। अमेरिका ने अपने बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। निक्सन और किसिंजर ने इंदिरा को धमकी दी थी, लेकिन रूस, तब सोवियत संघ, ने भारत का साथ दिया। रूसी नौसेना ने अमेरिकी बेड़े को रोक दिया। इंदिरा ने दिखा दिया कि छोटे देश भी बड़ी ताकतों का सामना कर सकते हैं, अगर उनके पास सही नेतृत्व हो। युद्ध के बाद इंदिरा की लोकप्रियता आसमान पर थी। उन्हें भारत की दुर्गा कहा जाने लगा। विदेशी पत्रिकाओं ने उनके कवर स्टोरी छापी। लेकिन इंदिरा जानती थीं कि ये जीत अस्थायी है। उन्हें अब देश को संभालना था, अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न, बेरोजगारी और अंदरूनी कला। उन्होंने 1974 में परमाणु परीक्षण करवाया। पोखरण में बुद्ध मुस्कुराए कोड नाम से भारत ने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। भारत अब परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। ये इंदिरा की एक और बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन ये सब सफलता इंदिरा के सर चढ़कर बोली। उन्हें लगने लगा कि वो कुछ भी कर सकती हैं। और तभी उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, आपातकाल लगाने की। आपातकाल 1975-77 काला अध्याय। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने इंदिरा का चुनाव रद्द कर दिया।
राजनारायण यानी विपक्षी उम्मीदवार ने उन पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में एक सरकारी अधिकारी को काम पर लगाया जो गलत था, इसलिए उनका चुनाव रद्द है। ये आदेश सुनते ही देश में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने इंदिरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। दिल्ली, बिहार, गुजरात में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, रेलें रोकी गईं, नौकरशाही ठप हो गई। इंदिरा घबरा गईं। उन्हें लगा कि देश अराजकता में डूब रहा है। उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने उन्हें सलाह दी कि मां, अब सख्त कदम उठाने का समय आ गया है। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल घोषित कर दिया। अगली सुबह जब लोग उठे तो देखा कि सब कुछ बदल चुका था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। कोई भी अखबार बिना सरकार की इजाज़त के कुछ नहीं छाप सकता था। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया गया। हजारों लोगों को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में ले लिया गया। सबसे बुरा हुआ नसबंदी का कार्यक्रम। संजय गांधी ने ये योजना बनाई थी। पुरुषों को जबरन नसबंदी के लिए पकड़ा गया। उन्हें लगाया गया, अगर नसबंदी नहीं करवाओगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। लाखों पुरुषों की नसबंदी करवाई गई। कई की मौत हो गई, कई बीमार पड़ गए। इंदिरा का तर्क था, देश को बचाने के लिए ये ज़रूरी था, लेकिन जनता ने इसे तानाशाही समझा। 21 महीने तक आपातकाल चला। फिर 1977 में इंदिरा ने चुनाव करवाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि जनता अब भी उनके साथ है, लेकिन वो गलत थीं। चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिली। इंदिरा खुद रायबरेली से हार गईं। वो अपनी ही सीट नहीं बचा सकीं। पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। जनता पार्टी की सरकार बनी। इंदिरा के लिए ये सबसे बड़ी शर्मनाक हार थी। विपक्ष ने उनका मजाक उड़ाया, कहा तानाशाही का अंत हो गया। लेकिन इंदिरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं वापस आऊंगी। हार से वापसी तक 1977 से 1980। 1977 की हार के बाद इंदिरा बहुत मुश्किल दौर से गुजरी। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। एक बार तो उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। जेल में उन्हें बहुत बुरा व्यवहार मिला, लेकिन इंदिरा ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने 1978 में नई पार्टी बनाई, कांग्रेस आई का मतलब था इंदिरा। उन्होंने पूरे देश का दौरा शुरू कर दिया। लोगों से मिली, उनसे कहा, मैंने गलती की थी, मुझे माफ़ कर दो। लोग धीरे धीरे उनकी तरफ लौटने लगे, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार अंदरूनी कलह में उलझ गई थी। उसके नेता आपस में लड़ रहे थे, कोई काम नहीं हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। 1980 में फिर से चुनाव हुए। इंदिरा ने फिर से गरीबी हटाओ का नारा दिया। इस बार लोगों ने उन्हें मौका दे दिया। कांग्रेस को 353 सीटें मिली। इंदिरा फिर से प्रधानमंत्री बन गई। ये राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी वापसी थी। 1 साल पहले जो महिला जेल में थी, आज वो फिर से देश की सबसे ताकतवर इंसान थी। इंदिरा ने वापसी के बाद एक बात सीखी थी, उन्हें अब अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है। लेकिन एक और संकट उनका इंतजार कर रहा था, पंजाब का उग्रवाद। पंजाब का संकट, उग्रवाद की आग। 1900 के दशक में पंजाब में एक नया विवाद खड़ा हुआ। कुछ सिख उग्रवादियों ने खालिस्तान नामक अलग देश की मांग शुरू कर दी। उनका नेता था जरनैल सिंह भिंडरावाले। वो एक धार्मिक नेता था, लेकिन उसने हथियार उठा लिए। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर को अपना अड्डा बना लिया। वहाँ हथियार जमा कर दिए गए। पुलिस पर हमले हुए। हिंदुओं और सिखों के बीच दंगे भड़क उठे। कई निर्दोष लोग मारे गए। इंदिरा ने पहले बातचीत की कोशिश की। उन्होंने भिंडरावाले से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। वो और अधिक उग्र होता गया। आखिरकार इंदिरा ने सेना भेजने का फैसला किया। 3 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। सेना स्वर्ण मंदिर में घुसी। वहां जमा उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई। भिंडरावाले मारा गया। लेकिन इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त, सबसे पवित्र स्थान, को भी नुकसान पहुंचा। पूरे सिख समुदाय में रोष फैल गया। उन्हें लगा कि उनके पवित्र स्थान का अपमान हुआ है। इंदिरा पर सिख विरोधी होने के आरोप लगने लगे। इंदिरा को पता था कि अब उनकी जान को खतरा है। उनके अधिकांश अंगरक्षक सिख थे। सुरक्षा सलाहकारों ने उनसे कहा, सिख अंगरक्षकों को हटा दीजिए, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं डर से नहीं जीती, अगर मुझे मरना है तो अपने काम करते हुए मरूंगी। वो ये कहकर गलत ही या सही, ये इतिहास बताएगा, लेकिन ये सच है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, और इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार, निर्णय और विवाद। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, ये एक ऐसा फैसला था जिसने इंदिरा के जीवन का अंत लिख दिया। आइए समझते हैं कि ये ऑपरेशन क्या था और क्यों हुआ।
पंजाब में 1982-84 के बीच हालात बहुत बिगड़ गए थे। भिंडरांवाले ने स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर अकाल तख्त से अलगाववादी ऐलान किए। वहां हथियार, ग्रेनेड, मशीन गनें छुपाई गईं। पुलिस थानों पर हमले हुए। हिंदू और सिख आपस में लड़ने लगे। इंदिरा ने 1983 में वार्ता का प्रयास किया। उन्होंने भिंडरांवाले को दिल्ली बुलाया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तभी आऊंगा जब सरकार सिखों की मांगे मान ले। जून 1984 में इंदिरा ने अंतिम निर्णय लिया, सेना भेजने का। 3 जून की रात को सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया। 5 जून को सुबह सुबह हमला शुरू हुआ। ये बहुत कठिन लड़ाई थी। उग्रवादी संगमरमर की दीवारों के पीछे छिपकर गोलियां चला रहे थे। सेना को टैंक तक लाने पड़े। 2 दिनों तक गोलियां चलती रहीं। 7 जून तक ऑपरेशन खत्म हुआ। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 83 सैनिक और 493 उग्रवादी मारे गए, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जाती है। भिंडरांवाले सहित उसके कई साथी मारे गए। इस ऑपरेशन ने पूरे सिख समुदाय को झकझोर कर रख दिया। स्वर्ण मंदिर परिसर में गोलियां चलना, खून बहना, ये सब उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। इंदिरा को सिख विरोधी करार दिया जाने लगा। इंदिरा ने इस ऑपरेशन को सही ठहराते हुए कहा, देश की एकता बनाए रखने के लिए ये जरूरी था, लेकिन इस फैसले की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अंतिम दिन 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा अपने घर एक सफदरजंग रोड पर थीं। उन्होंने सुबह एक ब्रिटिश पत्रकार पीटर उस्तीनो के साथ साक्षात्कार रिकॉर्ड करवाया था। वो हमेशा की तरह सफ़ेद साड़ी पहने थीं, जिसके बीच में लाल रंग की पट्टी थी। साक्षात्कार खत्म होने के बाद वो अपने कार्यालय जाने के लिए निकली। उनका रास्ता बगीचे के झरने के पास से गुजरता था। वहां उनके 2 अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह तैनात थे। जैसे ही इंदिरा झरने के पास पहुंची, बेअंत सिंह ने अपनी स्टैंड गन उठाई और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सतवंत सिंह ने भी अपनी राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। कुल मिलाकर 33 गोलियां इंदिरा के शरीर में लगी। इंदिरा वहीं ढेर हो गई। खून से सारी सफ़ेद साड़ी लाल हो गई। उन्हें तुरंत एम्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। शाम को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये खबर पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर आ गए। कई लोग रोने लगे तो कई लोगों ने खुशी मनाई। देश 2 हिस्सों में बंट गया। उसी शाम राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इसके अगले दिन दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष सिख मारे गए, उनके घर जलाए गए, उनकी दुकानें लूटी गईं। इंदिरा की मृत्यु ने देश को एक और त्रासदी में धकेल दिया। उनके हत्यारों को बाद में फांसी दे दी गई, लेकिन जो दंगे हुए उनके लिए कभी किसी को सजा नहीं मिली। इंदिरा गांधी चाहती थीं कि भारत एक और मजबूत रहे, लेकिन उनकी मृत्यु ने देश को धर्म के आधार पर बांट दिया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। उपसंहार: इंदिरा की विरासत। इंदिरा गांधी कोई साधारण नेता नहीं थी। वो भारत की सबसे विवादित और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री थी। उनके बारे में लोग आज भी 2 खेमों में बटे हैं। एक खेमा उन्हें दुर्गा मानता है तो दूसरा तानाशाह। उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके गरीबों तक कर्ज पहुंचाया, हरित क्रांति लाकर देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों को राजनीति का केंद्र बनाया। लेकिन उनकी गलतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, जबरन नसबंदी करवाई गई। इसे कोई सही नहीं ठहरा सकता। पंजाब का संकट भी उनकी बड़ी विफलता थी। अगर वो समय रहते भिंडरांवाले को रोक पाती तो ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद के दंगे नहीं होते। फिर भी कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता थी। वो अकेले खड़ी हो जाती थी। जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, तब भी वो नहीं झुकी। आज हर राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, वामपंथी हो, इंदिरा के किसी न किसी पहलू को अपनाता है। कांग्रेस उनकी विरासत को आगे बढ़ाती है, भाजपा आपातकाल के खिलाफ बात करती है, लेकिन मजबूत नेतृत्व की तारीफ भी करती है। इंदिरा ने खुद एक बार कहा था, मैं एक पेड़ की तरह हूं, जितना काटोगे उतना घना हो जाऊंगी। 31 अक्टूबर 1984 को वो पेड़ गिर गया, लेकिन उसकी जड़ें आज भी भारतीय राजनीति में मजबूती से टिकी हैं। इंदिरा गांधी भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गईं, एक ऐसी छाप जिसे मिटाया नहीं जा सकता।